हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विद्युत रसायन। क्लास 12th में मैंने केमिस्ट्री का आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था, विलियन चैप्टर। वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अच्छा चैप्टर था, लंबा चैप्टर था, उसमें से भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। बता चुका हूँ मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें। अब हम लोग केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर की ओर आ रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं और कुछ बेसिक चीज़ें जिसको समझकर आप जो है आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है विद्युत रसायन, उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज हम लोग पहली क्लास में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं और साथ में पढ़ने वाले हैं गैल्वेनिक सेल, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेइक सेल। उसी को हम लोग डैनियल सेल भी बोलते हैं। उसी के 3 नाम है, वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, और उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत रासायनिक सेल। उसके बारे में पूछता है, स्ट्रक्चर पूछता है, उसकी रिएक्शन पूछता है, पूरा मतलब डिटेल में पूछता है उसके बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग ये सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पहला चैप्टर आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए, तो यहाँ पे आएंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। लेकिन यहाँ से भी अगर शुरू कर सकते हैं तो शुरू करिए यहाँ से। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी नर्स्ट इक्वेशन वगैरह काफ़ी सवाल यहाँ से आते हैं। मेरा नाम है शावेज खान और आप लोग जानते होंगे मैं क्लास 10th 11th और 12th को यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा देना है। ठीक है, और 5 लोगों को शेयर तो ज़रूर करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, चैप्टर का नाम जैसे दिख रहा है, नाम से ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लिखा है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो विद्युत का मतलब तो हो गया करंट, और रसायन का मतलब हो गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्शन होती हैं, अभिक्रियाएं होती है रासायनिक। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, करंट अगर हम दें, करंट देकर हम रिएक्शन करवा दें। क्या करवा दें, करंट देने से अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होने लगे, या हम रासायनिक अभिक्रिया करवाएं और उससे हमको क्या मिलने लगे, करंट मिलने लगे, तो इसी चीज़ की जो पढ़ाई होती है, इसी चीज़ को जो अध्ययन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रसायन बोलते हैं। तो ये विद्युत रसायन क्या है, ये रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि विद्युत ऊर्जा से कैसे हम रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और रासायनिक ऊर्जा को कैसे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो लिख सकते हो इसको, अगर परिभाषा लिखना है, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का अध्ययन करते हैं। तो ये तो लिखी हुई बात हो गई, डेफिनेशन हो गई कि विद्युत रसायन होता क्या है। विद्युत रसायन रासायनिक विज्ञान का ही एक पार्ट है, केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, करंट देकर करंट देंगे तो विद्युत ऊर्जा देंगे। करंट भी एक तरह की ऊर्जा ही है ना, विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको हम बदलना है हमको किसमें, केमिकल एनर्जी में। या केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो मतलब केमिकल एनर्जी दे रहे हैं हम, तो उससे हमको क्या मिल रही है, करंट मिल रही, विद्युत ऊर्जा। तो इसको हम जो प्रोसेस है इसमें पढ़ाई को, इसकी हम क्या बोलते हैं, विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब तुम लोग कहोगे कि ये तो चलो ठीक है कि हमने केमिकल रिएक्शन करवाई और उससे हमको क्या मिल गई, करंट हो गई, करंट मिल गई, तो इसमें तो हमारा फायदा है कि केमिकल रिएक्शन करवाएंगे और करंट मिल जाएगी। करंट मिल जाएगी तो उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, पंखा जला सकते हैं, सारे हम इलेक्ट्रिकल काम उससे कर सकते हैं। लेकिन हमको करंट देकर रासायनिक ऊर्जा, करंट देकर रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो इसमें क्या फायदा हुआ हमारा, इसमें भी फायदा हुआ, ये फायदा हुआ कि बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती हैं, तो हमको जबरदस्ती करंट देना पड़ता है, तब जाके वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा एक, कि अगर हमको पानी बनाना है, क्या बनाना है, पानी बनाना है, तो पानी के लिए H+ और H2 और O2 मिलाते हैं ना। या अगर हमको पानी का हाइड्रोलिसिस करना है, पानी है H2O, उसको हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना है, तो ऐसे ही नॉर्मल वो नहीं टूट जाएगा। उसके लिए तुमको क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रोलिसिस करवाना पड़ता है, उसमें करंट देना पड़ता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो कराना बहुत ज़रूरी होता है, और इसका इस्तेमाल हम वहाँ पर भी करते हैं जहाँ पे हमको कुछ धातुएं होती हैं उनको हमको प्योरीफाई करना होता है, उनको शुद्ध करना होता है, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, करंट देते हैं और रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं। तो करंट देकर रासायनिक अभिक्रिया करवाना, ये भी एक प्रोसेस है, ये भी काम का प्रोसेस है, जहाँ पे हमको रासायनिक अभिक्रिया करवानी पड़ती है, ज़रूरी होती है वो रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया से
करंट मिलना है तो बहुत ही हमारे लिए फायदे की बात है, उससे हम क्या जला सकते हैं, लाइट वगैरह सारे सब कुछ जितने भी इलेक्ट्रिकल काम है वो सब कर सकते हैं। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि विद्युत रसायन होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, ये डेफिनेशन हो गई छोटी सी। अब हमको पढ़ना है गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल। सेल पढ़ने से पहले आपको बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो सेल के अंदर यूज होंगी, उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले पता होना चाहिए आपको इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड कुछ भी नहीं है, एक तरह से धातु हो गया। धातु की कोई जो छड़ होती है, आपको पता होगा, आपने सेल देखा होगा। सेल का मतलब जैसे सेल जो एक तो वो वाला सेल होता है जो बिल्कुल सॉलिड सेल होता है जिससे आप घड़ी बड़ी में डाला जाता है, वो सेल की बात अलग हो गई। जैसे बैटरी देखा होगा ना, बैटरी के ऊपर निकली होती है रॉड, निकली होती है, बैटरी के अंदर रॉड पड़ी होती हैं, एक कुछ माइनस रॉड होती है, एक प्लस रॉड होती है, कैथोड एनोड ये नाम सुना होगा पहले भी। तो जो रॉड होती है, चाहे माइनस वाली रॉड हो चाहे प्लस वाली रॉड हो, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, इसी रॉड को ही हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जो प्लस वाली रॉड होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड बोलते हैं। जो माइनस वाली होती है कैथोड। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है माइनस वाली को एनोड बोलते हैं और प्लस वाली को कैथोड बोलते हैं। बताऊंगा अभी कहाँ पे, इसी सेल में बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रोड क्या होता है, धातु की छड़, धातु की छड़। जैसे एग्जांपल के तौर पर इस तरह से कोई इस तरह से पड़ी रहेगी, जिंक की रॉड हो गई या इस तरह से रॉड हो गई, कॉपर की, और भी धातुओं की हो सकती हैं। तो इन रॉड्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड हो गया। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, विद्युत अपघट्य क्या होता है। विद्युत अपघट्य एक तरह का एक विलयन होता है, जली विलयन भी हो सकता है या गलित अवस्था में भी वो विलयन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्यादातर क्या यहाँ हमेशा हम लोग जली विलयन ही पढ़ेंगे। तो तुम कह सकते हो कि लवण का जली विलयन जो होता है वही विद्युत अपघट्य होता है। लवण का जली विलयन विद्युत अपघट्य कहलाता है, जो आयनों में टूट जाता है, जो आयनों में टूट जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, NaCl भी विद्युत अपघट्य हो सकता है, CuSO4 हो सकता है। ठीक है, जब इसको तोड़ोगे पानी के अंदर, अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन लोगे, एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, एक्वस का मतलब होता है जली विलयन, तो ये किस में टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा और प्लस Cl माइनस में टूटेगा। इसको तोड़ोगे तो ये किस में टूटेगा, Cu2 प्लस में और प्लस SO4 2 माइनस में। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं आपके वैद्युत अपघट्य। अब कुछ वैद्युत अपघट्य होते हैं ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा मात्रा में टूटते हैं आयनों में, तो उनको बोलते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। कुछ क्या होते हैं कम मात्रा में टूटते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन से होते हैं, जो अधिक मात्रा में आयनों में टूटते हैं। हमने आपको पढ़ाया था विलियन चैप्टर, उसमें जब हमने लास्ट में बताया था वॉन हॉफ गुणांक, उसमें बताया था कुछ चीज़ें होती हैं जल में घुलने पर टूट जाती हैं पूरी पूरी। अब 100% तो बहुत कम टूटती हैं, 90% कोई टूटेगा, कोई 80% टूटेगा, कोई 99% टूटेगा। जो बहुत अच्छी मात्रा में टूटेगा वो क्या होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। अब ये सब तुम्हारे ये क्या है, ये सब प्रबल वैद्युत अपघट्य है। Na प्लस Cl माइनस, क्योंकि ये किससे मिलकर बने होंगे, NaOH मतलब क्षार से मिलकर बना होगा, प्रबल क्षार, और HCl बना होगा, तो मतलब ये प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जो मिलकर बनते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। NaCl हो गया, KCl हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, और ये CuSO4 हो गया, ये सब क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य है। ठीक है, अब कुछ होते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य, जो आसानी से नहीं टूटते हैं, जो क्या होते हैं, कम मात्रा में टूटते हैं, जो कम मात्रा में आयनों में टूटते हैं। ठीक है, जैसे अब तुम्हारा पता चल गया CH3COONA हो गया, CH3COONA। अब तुमको पता है यहाँ पे तुमको CH3COOH है, क्या है, CH3COOH, ये होता है तुम्हारा एसिटिक अम्ल। तो ये खुद ही कम मात्रा में टूटता है, तो इससे बनके लवण, जो लवण बना होता है वो भी क्या होता है, थोड़ा दुर्बल टाइप का ही लवण होगा। तो इसके मुकाबले में अब कुछ कोई भी प्रबल या कोई भी आम, जिसको दुर्बल कैसे कर सकते हो, जब दो चीजें तुमको दी हो और कोई ज्यादा मात्रा में टूट रहा हो, कोई कम मात्रा में टूट रहा हो, तो जो ज्यादा मात्रा में होगा वो प्रबल हो जाएगा उसकी अपेक्षा में, जो कम मात्रा में टूट रहा होगा वो दुर्बल होगा। अब इनसे इसकी तुलना करें तो ये तो ज्यादा अच्छे से टूट जाएंगे, ये थोड़ा कम अच्छे से टूटेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो इतनी चीजों का आपको क्या होना चाहिए था, पता
पता होना चाहिए था। अब आगे हम जो पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, धातु की जो रॉड होती है, जो छड़ होती है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और विद्युत अपघट्य क्या होता है, कोई भी लवण का जली विलयन, क्या हो, कोई भी लवण हो, NaCl KCl कुछ भी हो, उसका जली विलयन, वो क्या होता है, जली विलयन आसानी से आयनों में टूट जाता है। गलित अवस्था में भी आयनों में टूट जाता है, लेकिन इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, उसको गलाने की क्या जरूरत है, जब पानी में घोल के ही कोई चीज टूट रही है आयनों में। तो जली विलयन किसी भी लवण का क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य। इनका काम क्या होता है, ये आयनों में अपने टूट जाते हैं। जो ज्यादा मात्रा में आयनों टूटेंगे वो प्रबल विद्युत अपघट्य, जो कम मात्रा में टूटेंगे वो दुर्बल विद्युत अपघट्य। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, उसके आगे चलते हैं हम लोग, फिर पढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, या इसी को हम लोग डैनियल सेल भी बोलते हैं, इसी को वोल्टी सेल बोलते हैं। इसी में एक पार्ट होता है गैल्वेनिक सेल। तुमको जो पढ़ना है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल मतलब एक खास तरह का सेल होगा जिसमें क्या होगा, कैथोड तुम्हारा एक मतलब जो है एनोड होगा और एक क्या होगा, कैथोड होगा। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड जिंक का बना होगा और एक किसका बना होगा, कॉपर का बना होगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें होता क्या है, वैद्युत रासायनिक ऊर्जा को, मतलब ये जो रासायनिक ऊर्जा है, ये वाला जो सेल है, ये हमने बताया आपको सेल दो तरह के पढ़ने हैं। एक रासायनिक ऊर्जा से क्या करना है, वो करंट बनाना है, वैद्युत ऊर्जा बनाना है, और एक वैद्युत ऊर्जा दो तुम, और उससे क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन से तुमको करंट मिल रही है, और फायदे वाली चीज है ये, तुम्हारे पहले वाली चीज है, तुम जो यूज करते हो आसपास। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम्हारा जो बैटरी घर के अंदर लगी होती है, कौन सी बैटरी, ये वाली जो होती है इन्वर्टर वाली बैटरी, जो कार वाली बैटरी, उसके अंदर देखा होगा कुछ मटेरियल होता है ना, लिक्विड टाइप का, जो पानी डालते हैं ऊपर से, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, और भी उसमें पहले से ही भरा होता है, उसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य, उसमें पड़ा होता है, ठीक है। और उसमें जो ऊपर जो दो रॉड निकले होते हैं, एक उसमें होता है एनोड, एक कैथोड। जो दो रॉड निकले होते हैं वो अलग अलग धातुओं के बने होते हैं, ठीक है ना। एक पर होता है एनोड और एक पर होता है कैथोड। उसमें उन दोनों को मिला के ही हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और वो जो पूरी बैटरी होती है उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं, गैल्वेनिक सेल जिसको बोलते हो, या वोल्टेइक सेल। यही चीज हम लोग क्या करने पढ़ने वाले हैं। तो एक तरह से जो आप लोग बैटरी यूज करते हैं, उन्हीं बैटरी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब होता क्या है, देखो डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से ही सब समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई बर्तन टाइप का हो गया, ठीक है। एक बर्तन में हमने ले लिया तुम्हारा, ये यहाँ पे एक बर्तन है, और इस बर्तन के अंदर एक हमने भर दिया है क्या, वैद्युत अपघट्य। अगर हमने मान लिया यहाँ पे हमने रॉड लगाई है जिंक की, कौन सी रॉड लगाई है, जिंक की। तो ये रॉड है तुम्हारी जिंक की रॉड लगाएंगे तो अंदर जो इसका वैद्युत अपघट्य लेंगे वो भी इसी का होना चाहिए, ZnSO4 लेंगे एक्वस फॉर्म में, जली विलयन लेंगे। अगर जिंक की रॉड है तो जो इसका वैद्युत अपघट्य होगा वो भी क्या होगा, जिंक SO4, जिंक वाले आयन होने चाहिए उस वैद्युत अपघट्य में, ठीक है। इसी तरह से चलो हमने एक और ले लिया बर्तन, ठीक है। और इस बर्तन में भी हमने क्या कर दिया, वैद्युत अपघट्य भर दिया। थोड़ा बड़ा बना लो, बराबर बराबर का। इस बार हमने इसमें जो इलेक्ट्रोड रखा है वो इलेक्ट्रोड कौन सा रखा है, कॉपर धातु का रखा है। कौन सी, कॉपर की छड़ रखी है, तो ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है तुम्हारा, ठीक है। कॉपर सॉलिड अवस्था में होगा, जाहिर सी बात है, सॉलिड धातु ही लोगे। और ये यहाँ पे जो हमने वैद्युत अपघट्य लिया है, इस वाले बर्तन में, इस वाले पात्र में जो वैद्युत अपघट्य लिया है वो लिया हमने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। जाहिर सी बात है, अभी हम तुमको बता चुके हैं, जो भी तुम जो है धातु का छड़ लोगे, जो वैद्युत अपघट्य लोगे, उसी का रिलेटेड आयन होना चाहिए उसके अंदर। कॉपर लिया है तो कॉपर सल्फेट, जिंक लिया है तो जिंक सल्फेट, ठीक है। अब होगा क्या, देखो ये जिंक की छड़ है, क्या है, जिंक का काम क्या होता है, ऐसा देखा गया, जिंक क्या होता है, जिंक धातु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है, धातुओं के पास इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता होती है। तो जिंक क्या करता है, ये जिंक की छड़ है, तो जिंक यहाँ से अपने अंदर से क्या करेगा, जिंक 2+ आयन निकाल देगा। क्या निकाल देगा, जिंक 2+ आयन। अब जिंक के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा जिंक अपने अंदर से, तो उसके ऊपर क्या होगा, आयन में प्लस चार्ज आएगा जिंक के ऊपर। जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। तो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो प्लस चार्ज आएंगे, और ये जिंक के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ से निकल के कहाँ पे आएंगे, इसके अंदर आएंगे, इस बर्तन के अंदर आएंगे। इस बर्तन के अंदर पहले से ही क्या है, जिंक सल्फेट है। और तुमको पता है वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, आयनों में तोड़ते हैं वैद्युत अपघट्य को। तो इसको नोट करिए, अब तक ये बताता हूँ आगे। तो ये जिंक धातु टूट के कहाँ पे निकलेंगे, ये जिंक वाले जो विलयन है जिंक सल्फेट का, इसमें निकलेंगे। और ये तुम्हारे पास में जिंक सल्फेट का एक्वस विलयन है, यही वैद्युत अपघट्य है। तो तुमको पता है, हम पहले ही बता चुके हैं, वैद्युत अपघट्य का काम क्या होता है, आयनों में टूट जाना। तो ये जिंक सल्फेट पहले से ही, अगर जिंक सल्फेट का जली विलयन है तो इसके अंदर पहले से जिंक 2+ के आयन और SO4
2 माइनस आयन होंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जिंक से 2 जिंक निकल आए हैं तो इसके ऊपर क्या आ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन यहीं बच जाएंगे। कहाँ पे, धातु के ऊपर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जिंक 2+ निकला है, तो जिंक से क्या बना है, जिंक 2+ बना है। यहाँ पे कहानी क्या हुई है, देखो समझो यहाँ पे कहानी क्या हुई। तुम्हारे पास में जिंक का सॉलिड छड़ थी, इसके अंदर से जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन निकले। क्या निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले और जिंक के ऊपर क्या आ गया, 2 चार्ज आ गया प्लस का। किसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस। तो ये कहानी हुई। अब ये 2 प्लस कहाँ हैं, ये एक्वस सोल्यूशन के अंदर आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं, जो विलयन था वैद्युत अपघट्ट का उसी के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, निकल गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है, इसी छड़ के ऊपर मौजूद है। तो इसके ऊपर एक तरह से देखा जाए माइनस चार्ज धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है, अब कहानी यहाँ पे क्या हुई है, देखो यहाँ पे कहानी ये हुई है तुम्हारी, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है तो इसके अंदर कॉपर 2+ भी होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि कॉपर सल्फेट के जो तुम्हारे ये हैं, ये यहाँ पे अगर तुम इसको यहाँ पे इस तरह से, ये है तुम्हारा, रुक जाओ अभी, यहाँ पे कॉपर प्लस भी होगा, यहाँ पर 2+ भी होगा और SO4 2- भी होगा। क्योंकि हमने बताया वैद्युत अपघट्ट का काम ही यही होता है कि वो आयनों में टूट जाते हैं आसानी से। तो वैद्युत अपघट्ट में कॉपर सल्फेट का विलयन है तो कॉपर 2+ होगा और SO4 2- होगा। अगर हम किसी तरह से इसको और इसको कनेक्ट कर दें किसी तार से, मान लो यहाँ पे हमने कोई क्या लगा दिया, तार लगा दिया। ठीक, इस तरह से कोई तार लगा दिया, यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगा दिया ताकि इनके बीच का हम क्या नाप सके, वोल्टेज नाप सकें। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे इस साइड। कहाँ जाने लगेंगे, इस तरफ जाने लगेंगे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन। यही वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। अब होगा क्या, यहाँ से कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ को क्या चाहिए, 2+ है कॉपर, ये यहाँ पे जाके आसपास इस छड़ के इकट्ठा होता जाएगा कॉपर 2+, और वहाँ पे छड़ के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, ये इस वाले ऐसे इलेक्ट्रॉन आए हैं, जिंक वाले इलेक्ट्रॉन निकल के जो हमने कनेक्शन बैठा दिया है, इलेक्ट्रॉन इस कॉपर वाली छड़ के ऊपर इकट्ठा हो रहे हैं। तो कॉपर 2+ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ले लेगा और क्या बनाएगा, 2 कॉपर 2+ है और 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा और कॉपर सॉलिड बनाएगा। तो मतलब यहाँ से इस विलयन से कॉपर निकल के कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो ये माइनस चार्ज एक तरह से खत्म होता जाएगा और यहाँ पे क्या आता जाएगा, प्लस आता जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर प्लस कहाँ इकट्ठा हो रहा है, इस कॉपर सल्फेट वाले छड़ के ऊपर इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जिंक निकल के कहाँ आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। तो एक तरह से एक चीज़ समझो तुम लोग, हुई कहानी क्या है, एक बर्तन के अंदर तुमने लिया था जिंक की रॉड और दूसरे बर्तन के अंदर लिया था कॉपर की रॉड, सॉलिड रॉड। ठीक है, जिंक वाली रॉड जो है उसके अंदर जो विलयन था वैद्युत अपघट्ट था वो जिंक सल्फेट था, और यहाँ पर जो था कॉपर वाले विलयन के, कॉपर वाली जो रॉड डूबी थी वो किसमें डूबी थी, कॉपर सल्फेट वाले विलयन में। तो कॉपर सल्फेट का मतलब कॉपर 2+ और SO4 2- होंगे। तुमने देखा जिंक की खासियत क्या होती है, धातुएं जो होती हैं, कुछ धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन निकालती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगी धातुएं, जिंक जो है, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और क्या आ जाएगा, जिंक 2+। तो जिंक 2+ आयन कहाँ आ जाएगा, वैद्युत अपघट्ट के अंदर, और पहले से ही यहाँ पे जिंक 2+ आयन है। तो जब जिंक 2+ आयन विद्युत अपघट्ट के अंदर आ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते जाएंगे किस पर, जिंक की छड़ के ऊपर। ठीक है, और हमने क्या किया, दूसरे वाले विलयन में कॉपर सल्फेट है तो कॉपर 2+ और SO4 2- भी रहेगा। अब हमने यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन बैठा दिया, एक तार लगा दिया, बीच में वोल्ट मीटर भी लगा दिया ताकि हमको वोल्टेज पता चल जाए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस कॉपर वाली छड़ के ऊपर इकट्ठा होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन। हल्का सा दिखा भी देते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन देख के क्या होगा, कॉपर 2+ इधर वाल जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभिक्रिया हुई और इस वाले की तरफ क्या हुई, ये वाली अभिक्रिया हुई। ठीक, इस अभिक्रिया में देखो क्या हुआ, ऑक्सीकरण और अपचयन का नाम आपने सुना होगा क्लास 10th में। ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी के अंदर से, देखो तुमको बताया गया होगा 10th क्लास में जब तुमने पढ़ा होगा ऑक्सीकरण या अपचयन का मतलब, तो ये बताया गया होगा कि अगर किसी से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, या हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर कहीं हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन होता है, और ऑक्सीजन निकलता है तो क्या होता है, अपचयन होता है, तब भी कह सकते हो। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की एक और परिभाषा समझ लो, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जुड़ता है वहां पे क्या होता है, अपचयन होता है। तो एक तरह से ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण की है और ये अभिक्रिया अपचयन की, या एक तरह से और समझ सकते हो, ये जो चार्ज है जहां पर आवेश बढ़ रहा हो, आवेश क्या हो रहा हो, बढ़े, तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण। और जहां पर आवेश कम हो वहां पे क्या होगा, अपचयन होगा या रिडक्शन होगा। तो तुम देख रहे हो यहाँ जिंक से जिंक 2+ आवेश बढ़ गया, इस पर प्लस वाला आवेश बढ़ गया तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर 2+ से कॉपर आवेश 0 हो गया, 2 से 0 हो गया, कम हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे अपचयन हुआ है। ठीक है, तो इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इस वाले हिस्से को हम जो बोलते हैं, किस वाले हिस्से को, जो लेफ्ट वाला हिस्सा है जहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अर्धशेल। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण
अर्ध सेल, और जहां पर अपचयन हुआ है उसको बोलते हैं अपचयन अर्ध सेल। अर्ध सेल का मतलब आधा सेल। ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन को मिला के, हम दोनों को मिला के ही क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। बाकी इसको आधा सेल बोलते हैं और इसको आधा सेल बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और राइट वाली साइड में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसी को, जहां पे ऑक्सीकरण होता है इसी को बोलते हैं हम लोग एनोड, और जहां पर अपचयन हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। बात समझ में आई? तो देखो यहाँ पे एनोड क्या है, माइनस में है, माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और कैथोड क्या होता जा रहा है, कॉपर यहाँ पे आता जा रहा है प्लस प्लस का, तो यहाँ पे प्लस है। तो इसीलिए आप लोग कभी ये मत समझिएगा कि कैथोड किस में होता है, माइनस में होता है, और एनोड किस में होता है, प्लस में। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा एनोड किस में है, माइनस में है, और कैथोड किस में है, प्लस में। तो अगली बार बैटरी देखना, यहाँ पे माइनस लिखा होगा तो समझ जाना वो एनोड है, और जहाँ पे प्लस लिखा होगा वो समझ जाना क्या है, कैथोड है। बात समझ में आई? गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं। आगे वाला सेल देखोगे जब पढ़ाएंगे हम, तो वहाँ पे उल्टा होगा, वहाँ पे कैथोड माइनस में होगा और एनोड किस में होगा, प्लस में होगा। अभी ये कहानी आ गई। अच्छा देखो, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं, तो तुमको पता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में क्या बहती है, करंट बहती है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने लगेंगे तो करंट किधर जाने लगेगी, इधर जाने लगेगी। ये क्या जाने लगेगी, करंट आई। तो यही तो तुमको चाहिए था, करंट चाहिए थी, करंट मिल गई, मतलब यहाँ पे वोल्टेज आ गया। वोल्टेज आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं कहाँ से, एनोड से कैथोड की तरफ। तो करंट कहाँ, एनोड से कैथोड की तरफ, तो करंट कहाँ से कहाँ बहेगी, कैथोड से एनोड की तरफ। तो करंट बहने लगी, यही तुमको चाहिए था और मिल गया। लेकिन इसमें एक दिक्कत है अभी भी। क्या दिक्कत है, देखो धीरे धीरे यहाँ से जिंक 2+ धीरे धीरे उखड़ उखड़ के कहाँ पे आ रहा है, सोल्यूशन में आ रहा है। और जिंक 2+ की मात्रा क्या है यहाँ पे, पहले से है। तो धीरे धीरे इस वाले विलयन में, किधर वाले में, ऑक्सीकरण की तरफ, एनोड की तरफ क्या हो रही है, विलयन में जिंक 2+ मतलब धनात्मक आवेश की मात्रा यहाँ पे बढ़ रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर तो प्लस वाली चीज निकल निकल के कहाँ पे जा रही है, कॉपर वाली छड़ पे जा रही है। तो इस वाले विलयन में SO4- तो उतना ही है, लेकिन कॉपर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो एक तरह से सांद्रता जो है, जो इसकी सांद्रता है SO4- की, माइनस की सांद्रता यहाँ पे बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे प्लस की सांद्रता घटती जा रही है। तो इसको खत्म करने के लिए, इस चीज को, दिक्कत को दूर करने के लिए एक चीज आती है जिसको बोलते हैं लवण सेतु या सॉल्ट ब्रिज। लवण सेतु या सॉल्ट ब्रिज, इसका काम क्या होता है, लवण सेतु या सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है। ये देखो थोड़ा इस तरह से दिखता है, तुम्हारी बुक में भी कुछ हो सकता है अलग तरह से बना हो, लेकिन काफी बुकों में एनसीईआरटी में इसी तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर से एक यू शेप की एक ट्यूब होती है। क्या होती है, यू शेप की एक ट्यूब। और इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर कोई विद्युत अपघट्य टाइप का नहीं, कुछ इस तरह की चीज भरा होती है जिसमें प्लस आयन भी हो और माइनस भी आयन हो। जैसे मान लो इसमें लिखा होगा KCl भरा हो भरा है, या मान लो क्या भरा हो सकता है, KNO3 भरा हो सकता है। तो इसके अंदर जो भी चीज भरी होती है वो क्या भरी होती है, वो अक्रिय चीज भरी होती है। अक्रिय मतलब जो अभिक्रिया ना करे, जो क्रियाशील ना हो, जो क्रियाशील ना हो। इसके अंदर जो भी लवण भरा होगा लवण सेतु के अंदर, वो क्या होगा, क्रियाशील ना हो। अब तुम कहोगे KCl तो कहां से क्रियाशील नहीं है, KCl तो काफी क्रियाशील है, KNO3 भी क्रियाशील है। क्रियाशील ना होने का मतलब इस वाले विलयन के अंदर किसी से वो अभिक्रिया ना करे। क्यों ना करे, क्योंकि ये खुद ही तुरंत ही टूट जाएगा, किसमें, आयनों में टूट जाएगा, K+ में और Cl- में। ठीक है, तो ये अभिक्रिया यहाँ पे इसके आयनों के साथ में अभिक्रिया इसकी नहीं होगी, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। तो इसके इस्तेमाल से फायदा क्या हुआ, इसके इस्तेमाल से फायदा ये हुआ, देखो इस तरह से इसको हम लगा देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारी बन गई लवण सेतु को हमने यहाँ पे फिट कर दिया। लवण सेतु को हमने कहाँ पे फिट कर दिया, इसमें फिट कर दिया, और इसमें KCl भरा है। मान लो इसके अंदर अभी हमने क्या ले लिया है, KCl ले लिया है, KCl। अब K+ होता है और Cl-, तो यहाँ पे क्या कम हो रहा था, देखो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्लस आयन की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो ये मात्रा को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, देखो प्लस आयन की मात्रा, वैद्युत अपघट्य शुरू में जितना प्लस था उतना ही माइनस था। तो इसका मतलब आवेश क्या था, टोटल यहाँ पे न्यूट्रल था, उदासीन था। तो इसको उदासीनता बनाए रखने के लिए यहाँ पे जो प्लस की मात्रा बढ़ रही है, तो मतलब यहाँ माइनस वाली कोई चीज भेजनी होगी हमको। तो इधर वाल कौन सी चीज जाएगी, Cl- जाएगी। क्या जाएगा, Cl-। और इधर वाल क्या है, इस वाले में देखो क्या हो रहा है, माइनस बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस भेजना चाहिए हमको। तो यहाँ पे K+ चलता चला जाएगा। आई बात समझ में? तो इससे होगा क्या, इससे यहाँ की उदासीनता बनी रहेगी और यहाँ की भी उदासीनता बनी रहेगी। जो मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस चार्ज की कमी हो जा रही थी, वो प्लस चार्ज कम नहीं होगा। और यहाँ पे जो माइनस चार्ज की अधिकता होती जा रही थी, वो माइनस चार्ज अधिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्लस चार्ज अधिक हो रहा था, वो प्लस चार्ज अधिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और प्लस और माइनस मिलकर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ भी उदासीनता बनी रहेगी और यहाँ भी उदासीनता बनी रहेगी। अब आराम से क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन वो जो करंट है, करंट का फ्लो चलता रहेगा और तुमको करंट मिलती रहेगी। यही तो तुमको चाहिए था, करंट तुमको क्या होती रहे, मिलती रहे। तो तुमसे पूछा लवण सेतु के कार्य बहुत पूछता है। क्या पूछता है? कार्य। तो कार्य सबसे पहला क्या है, ये विद्युत अपघट्य की उदासीनता को बनाए रखता है। लिख दो, ये है विद्युत अपघट्य की उदासीनता बनाए रखता है। दूसरा और क्या काम है, ये देखो एक तरह से एनोड और कैथोड में संपर्क स्थापित करता है। देखो पूरा इस तरह से अभी तक यहाँ से यहाँ तक की जो है वो बन रहा था तुम्हारा, क्या यहाँ से यहाँ तक की तुम्हारा कनेक्शन हो रहा था। तो करंट तो तभी बहती है ना जब सर्किट क्या हो, कंप्लीट हो। तो ये एक तरह से क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की पूरा सर्किट कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्किट कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि ये परिपथ को क्या करता है, पूर्ण करता है। ये इलेक्ट्रो कैथोड तथा एनोड, ये कैथोड तथा एनोड के बीच परिपथ को पूर्ण करता है। ये दो मेन काम है। इसका तीसरा भी काम होता है लेकिन बोर्ड में ज़्यादातर बुक में दिया नहीं होगा। उसमें होता क्या, देखो यहाँ पे प्लस प्लस किया है मात्रा बढ़, इसमें प्लस किया मात्रा ज़्यादा हो गई थी, तो यहाँ पे किनारे किनारे क्या आ रहा होगा, प्लस प्लस का चार्ज इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पे माइनस की मात्रा बढ़ रही थी तो यहाँ पे माइनस माइनस चार्ज बढ़ रहा था। अब तुमको पता है जहाँ पे एक तरफ प्लस हो जाए और एक तरफ माइनस हो जाए तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र आ जाता है, मतलब एक तरह से विभव आ जाता है, वोल्ट आ जाता है, विभवांतर आ जाता है। विभवांतर क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ इधर वाला होता है। और तुम्हारी करंट कहाँ बह रही थी, इधर से इधर बह रही थी। तुम्हारा वोल्टेज इधर से इधर था और इनका वोल्टेज जो अलग से इकट्ठा हो गया है, ये चार्ज बढ़ने की वजह से उसका इधर से इधर हो गया। तो एक तरह से थोड़े से वोल्टेज में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इसलिए भी ये क्या काम करता है, लवण सेतु को लगाने से ये वाली दिक्कत भी दूर हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जंक्शन पर, जंक्शन मतलब समझते हो, जहाँ पे प्लस और माइनस या दो चीजें आपस में मिल रही हैं उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। यहाँ पर जो एक विभव उत्पन्न हुआ था उस विभव को भी ये क्या खत्म कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो लेकिन तुमको सिर्फ दो ही चीजें समझनी है कि लवण सेतु के दो कार्य समझने हैं। एक तो ये क्या करता है, विद्युत अपघट्य की उदासीनता बनाए रखता है, और दूसरा एक कैथोड और एनोड के बीच में क्या करता है, संपर्क स्थापित करता है। अब तुमको पता होना चाहिए जहां पे ऑक्सीकरण हुआ उसको बोलते हैं कैथोड, और जहां पर अपचयन हुआ उसको बोलते हैं क्या, जहां पे ऑक्सीकरण हुआ उसको बोलते हैं एनोड, और जहां पर अपचयन हुआ उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ऑक्सीकरण पहचानने का तरीका बता चुका हूं, आवेश बढ़ रहा होगा, चार्ज बढ़ रहा होगा, और अपचयन का तरीका बता चुके हैं, उस अभिक्रिया में क्या हो रहा होगा, चार्ज कम हो रहा होगा, आवेश कम हो रहा होगा, प्लस से जीरो आ गए। अच्छा देखो ये अभिक्रिया और ये अभिक्रिया को अगर हम जोड़ दें तो इसको बोलते हैं सेल की अभिक्रिया। ये क्या है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, अर्ध सेल की अभिक्रिया है, और ये वाली क्या है, अपचयन सेल की अभिक्रिया है। तो अगर हम बोले सेल अभिक्रिया क्या होती है, पूरे सेल की अभिक्रिया, पूरे सेल की अभिक्रिया अगर तुमको निकालनी है तो कुछ भी नहीं करना है तुमको। पूरे सेल की अभिक्रिया करने के लिए इसका लेफ्ट साइड इसका लेफ्ट साइड से जोड़ दो और इसका राइट साइड इसके राइट साइड से जोड़ दो। ठीक है, ये दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देना है। तो जोड़ो अभिक्रियाओं को। पहले लेफ्ट साइड में क्या है, जिंक सॉलिड है बिल्कुल, और इधर वाल क्या है, प्लस कॉपर 2+ है और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, और बराबर क्या आ गए हैं, राइट साइड में क्या है, यहाँ पे जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस में कॉपर सॉलिड। बस एक चीज ध्यान रखना, जब भी तुम सेल अभिक्रिया लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण में और अपचयन वाली अभिक्रिया में दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तभी कैंसिल हो पाएंगे। सेल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन तुमको दिखेगा ही नहीं, तो इस तरह से तुमको बैलेंस करना है अभिक्रिया कि सेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल। यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन थे बराबर 2 ई और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो इसको अब तुम क्या लिख सकते हो, पूरी अभिक्रिया को, जिंक सॉलिड से और कॉपर 2+ है तुम्हारा। कॉपर 2+ की जो वो होगी स्टेट क्या होगी, कॉपर 2+ तो किस में जा रहा है, विलियन का ही पार्ट है ना, तो एक्वस सॉल्यूशन में होगा कॉपर 2+। ठीक है, इससे अभिक्रिया हुई है। यहाँ पे क्या बनना है, राइट साइड में जिंक 2+, ये भी एक्वस स्टेट में है, और तुम्हारा क्या है, कॉपर सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो ये तुम्हारी हो गई सेल अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है सेल अभिक्रिया। अब तुमको कभी कभी क्या दिया रहेगा, सेल अभिक्रिया दी जाएगी, ठीक है, या तुमको क्या करेगा, तुमको सेल का निरूपण क्या होता है। सेल को अब देखो इतनी बड़ी बड़ी अभिक्रिया लिखने की जरूरत नहीं है, एक छोटे से एक लिखने का एक तरीका होता है, वो अगले वाले स्लाइड में बताते हैं। पहले ये सब चीजें क्या कर लो, नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से समझ लो, समझ के बिल्कुल लिखना है। नोट्स बना के इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो अच्छे से नोट्स बना लो इसका। ठीक है, तो ये है तुम्हारा क्या, वैद्युत रासायनिक सेल या डैनियल सेल। अब ये देखिए हम लोग को पढ़ना है सेल निरूपण, सेल को किस तरह से डिनोट करते हैं। तो तुमको देखो कभी भी अगर सवाल में ऐसे दिया रहेगा, जैसे दिया है मान लो भी कॉपर का ले लेते हैं, कॉपर से मान लो दिया है इस तरह से, यहाँ पे दिया रहेगा इस तरह सब कुछ लिखा रहेगा सेल में, ये लिखा रहेगा कॉपर से
कॉपर 2+ और यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन, और फिर यहाँ पे डबल डंडी लगी रहेगी। ठीक है, इस तरह से ब्लैक पेन से बना देते हैं इसको। यहाँ पे लगी रहेगी डबल डंडी, और इधर लिखा रहेगा मान लो लिखा है Ag से Ag+। क्या लिखा है? Ag से Ag+। यहाँ पे लिखा है, मान लो गलत हो गया, यहाँ पे लिखा है सॉलिड और यहाँ पे लिखा होगा एक्वस। तो ये होता है सेल को निरूपित करने का तरीका। इस तरह से तुमको सवाल में दिया जाएगा सेल, और तुमसे कहा जाएगा आप सेल अभिक्रिया लिखो। क्या लिखो? सेल अभिक्रिया। तो तुमको सेल का निरूपण दे के और सेल अभिक्रिया पूछ दे, सेल की रिएक्शन पूछ ले, तो कैसे लिखोगे? देखो, जो भी डबल डंडी दिख रही है, इसके लेफ्ट साइड वाली चीज सारी क्या है? इसके लेफ्ट वाली सारी चीज जो है वो है एनोड। क्या है? एनोड। और जो सेल, ये डबल डंडी के राइट साइड वाली चीज दिख रही है, ये तुम्हारा क्या है कहानी? कैथोड की कहानी है। ठीक है, और दिख भी रहा है साफ साफ तुमको। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे देखो कॉपर से कहाँ पे गए हैं? कॉपर 2+ पे गए हैं, और यहाँ पे Ag से Ag+ पे गए हैं। तो कॉपर से कॉपर 2+ है, यहाँ पे सॉरी Ag से Ag+ होगा, Ag+ से Ag होगा। इस तरह से सवाल में तुमको जैसा भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीकरण हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है? प्लस चार्ज से 0 चार्ज आएगा, तो अब चयन हुआ है। अब इसको देख के अभिक्रिया लिखना है, बहुत आसान है। पहले ऑक्सीकरण की अभिक्रिया लिखते हैं, ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया लिखते हैं। ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है? एनोड पर या कैथोड पर? एनोड पर ही होता है ऑक्सीकरण। तो ये हो गया एनोड। एनोड की अभिक्रिया कैसे लिखोगे? देखो कॉपर है सॉलिड, ठीक है, कॉपर से कॉपर 2+ कैसे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे कॉपर ने, तभी तो कॉपर 2+ बना होगा। तो कॉपर 2+ बना तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन में, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तुम्हारे। ठीक है, ये अभिक्रिया तो किसकी हो गई? ये अभिक्रिया हो गई एनोड की। इसी तरह से तुमको बतानी है कैथोड पर क्या हुआ। जहाँ पे क्या हुआ? अपचयन हुआ इधर वाल। अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड पर होता है। तो कैथोड पर कहानी क्या हुई? कैथोड की रिएक्शन कैसे लिखोगे? ये Ag+ है, Ag मतलब सिल्वर प्लस है। अब प्लस से 0 चार्ज कब आया होगा? जब इस पर 1 इलेक्ट्रॉन आया होगा। अगर यहाँ पे 1+ लिखा है तो 1+ कैसे खत्म होगा? उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये मिलके क्या बना दिया होगा इसने? Ag सॉलिड बना लिया होगा, और ये होगा एक्वस सॉल्यूशन में तुम्हारा। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास में क्या आ गई? कैथोड की रिएक्शन आ गई, और एनोड की, मतलब ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया ये हो गई, और अपचयन अर्ध सेल क्या हो गया? ये आधे आधे सेल की रिएक्शन हो गई। ये ऑक्सीकरण अर्ध सेल है, ये अपचयन अर्ध सेल है। अब तुमको सेल की रिएक्शन लिखनी होती है। सेल की रिएक्शन कैसे लिखते हो? ये और रिएक्शन को मिला देते हो। लेकिन खासियत क्या है? कभी भी तुम जो है सेल रिएक्शन लिखोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं पाओगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो दिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को नहीं पाने के लिए हमको क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कर दो, अपने आप ही कट जाएंगे। क्योंकि एक सेल में क्या होगा? एक आधे सेल में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड होंगे, और एक आधे सेल में इलेक्ट्रॉन राइट साइड होंगे। तो कैसे हटेगा? तो देखो, अगर हम यहाँ पे 2 कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी अभिक्रिया में। 2 से इस पे मल्टीप्लाई किया, 2 से इसमें किया, 2 से इसमें। अब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मत लगा देना, 2 से किसी अभिक्रिया में मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई होता है 2 से। ठीक है, अब दोनों सेल को जोड़ दो, लेफ्ट वाला लेफ्ट से जोड़ो, राइट वाला राइट से जोड़ो। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये राइट में है, ये लेफ्ट में है। अब क्या बचेगी? सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया हो जाएगी आपकी। यहां पे लेफ्ट साइड में है कॉपर सॉलिड, कॉपर सॉलिड प्लस, यहां पे लेफ्ट साइड में क्या है? 2Ag+, 2Ag+। और तुमको पता है आयन जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे राइट साइड में कहानी क्या है? राइट साइड की कहानी क्या है? कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ एक्वस सॉल्यूशन में होगा, और प्लस Ag क्या होगा? सिल्वर। उसमें सिल्वर जो होगा 2Ag है, तो 2Ag लिखो सॉलिड में। तो ये रिएक्शन तुम्हारी क्या हो गई? ये रिएक्शन तुम्हारी हो गई तुम्हारी सेल अभिक्रिया। तो अब बात समझ में आई? अगर तुमको क्या दिया जाए? सेल निरूपण में सेल दिखा दिया जाए इस तरह से डायग्राम बना के, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया जाए? तुमसे कहा जाए सेल अभिक्रिया लिखो, तो सेल अभिक्रिया लिख सकते हो आसानी से। कैसे? ऑक्सीकरण लिखो, अपचयन लिखो, इलेक्ट्रॉन गैप कर दो, लेफ्ट राइट जोड़ दो, तुम्हारे पास में क्या आ जाएगी? सेल अभिक्रिया आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे तुमको एक चीज और दी होती है, जैसे मान लो दिखा इस तरह से दिया रहेगा, कॉपर के नीचे लिखा रहेगा मान लो जैसे 0.1 मोलर। यहाँ पे ये प्लस वाली सांद्रता है, इस पे लिखा होगा क्या लिखा होगा? जैसे मान लो लिखा है 2 मोलर लिखा है इस तरह से। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आयंस होते हैं, आयंस की सांद्रता भी दी होती है। आयंस का मतलब जो उसके जली विलयन में जो आयंस बनने हैं उसकी क्या होती है? सांद्रता। ये मोलरता तुमको पता है, बता चुके हैं पहले ही क्लास में, पहले मतलब चैप्टर में विलयन वाले में। मोलरता क्या होती है? सांद्रता का एक पद होता है, तो ज्यादातर देखोगे मोलरता ही यूज होगी यहाँ पे। ठीक है, तो मोलरता यहाँ पे आ गई, तो उसका काम कहाँ पे आएगा? ये जो मात्रा दी है इसका काम कहाँ पे आएगा? इसको आगे हम जब पढ़ाएंगे तुमको नर्स्ट इक्वेशन, उसमें काम आता है। ठीक है, तो ये सब बातें तो बात की है, लेकिन हम बता रहे हैं तुमको सेल निरूपण में जो इसकी मात्रा होती है वो भी दी होती है। ठीक है, तो ये हो गया सेल अभिक्रिया। अगर इससे तुमको यहाँ पहुंचना हो निरूपण में तभी पहुंच सकते हो, या अगर तुमको इस तरह से दे दिया जाए सेल निरूपण करके और कहा जाए कि अभिक्रिया बनाओ तब भी बना सकते हो, बता चुके हैं। जैसे मान लो ये अभिक्रिया दी होती तुमसे और कहा जाता कि बताओ इसका सेल निरूपण, तो सेल निरूपण बहुत आसान है। पहले लेफ्ट साइड में क्या बनाते हैं हम लोग? एनोड वाली चीज बनाते हैं। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? देखो यहाँ से प्लस चार्ज बढ़ रहा है इसका, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, तो मतलब कॉपर से तुम कहाँ चले गए? एक डंडी लगाओ
और कॉपर 2+ बनाओ, और ये एक्वस सॉल्यूशन लिख दो साथ में, और ये सॉलिड लिख दो यहाँ पे, कॉपर सॉलिड सॉल्यूशन लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, 2 डबंडी लगाते हैं, इस तीर का निशान की जगह एक तरह से काम कर रहा है, या लवण सेतु का काम कर रही है डबल डंडी, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखते हैं, इधर वाली चीज़ है अपचयन। अब अपचयन कैसे लिखोगे, Ag प्लस से Ag हुआ है, तो बस ये इसमें जो है यहाँ पे ये मत लिख देना कि 2Ag मत लिख देना यहाँ पे। सेल निरूपण में 2 वगैरह नहीं आएगा, वो तो सिर्फ अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए 2 आया है, वो इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आया था, ठीक है। तो यहाँ पे तो Ag प्लस से कहाँ पे गए हो तुम, Ag प्लस एक्वस सोल्यूशन से Ag में गए हो ना सॉलिड में, तो ये हो गया सेल निरूपण। तो तुम अभिक्रिया देख के सेल निरूपण भी लिख सकते हो, या सेल निरूपण से तुम क्या कर सकते हो, अभिक्रिया भी लिख सकते हो। तो ये था तुम्हारा आज का हम लोग का गैल्वेनिक सेल, हम लोगों ने पढ़ा। और क्या पढ़ा, ये अभिक्रिया को कैसे जो है सेल के निरूपण में बदलते हैं, या सेल निरूपण से कैसे अभिक्रिया में आते हैं। अब अगले चैप्टर में और भी चीज़ें देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे अगले चैप्टर में, कि मानक विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, अपचयन विभव क्या होता है, ये सब बातें हम लोग आगे वाली चैप्टर में क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, व्हाइट वाला बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब वाला, उसको जरूर दबाना है, शेयर दबाना है, बेल वेल जितना भी सब कुछ बटन दिख रहा है, सारे बटन क्या कर देने हैं, तोड़ देने हैं। मतलब फ़ोन नहीं टूटना चाहिए, बटन दब जाना चाहिए, ठीक है। और 5-6 लोग को तो शेयर ज़रूर करोगे, शायद सी बात है, क्लास में 4-5 लोग तो होंगे ना जो जिनको जानते होगे, तो सबको शेयर करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।